दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कार्यकर्ता झूम उठे सीमांचल बहादुरगंज। माजिद बहादुरगंज में जो है वो प्रत्याशी क्या है, प्रत्याशी हैं या किस पद पर हैं, तो आइए हम जानते हैं इस खबर से और जो अवगत कराते चले आप सभी श्रोताओं के लिए। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, तो मैं इन खबरों से आप सभी दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए अवगत कराता चलूं। दोस्तों, खबर जो है पूरी देखिएगा। जब पूरी आप खबर देखेंगे तो ही कुछ समझ में आएगा कि आखिरकार मामला क्या है और किस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर खबर देखने पर आप सभी के लिए अगर ठीक लगे तो चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे कि आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए देर न करते हुए हम खबरों से अवगत कराते चले। सीमांचल से फिर से मैदान में ओवैसी क्या 2020 की तरह 2024 में भी बदलेंगे गेम? बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी समीकरण संट किए जाने लगे हैं। बीजेपी और महागठबंधन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल में दस्तक देने जा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल सीमांचल में पदयात्रा करके ओवैसी क्या 2020 जैसे नतीजे 2024 में दोहरा पाएंगे? बिहार में सियासी बदलाव के बाद से सूबे के मुस्लिम बाहुल इलाके सीमांचल की राजनीति तपिश बढ़ गई है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल से ही बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज किया था, तो उसी मैदान में नीतीश तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से महागठबंधन की रैली पूर्णिया में करके अपनी ताकत दिखाई थी। वहीं अब अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं सीमांचल में। ओवैसी की पदयात्रा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का 2 दिवसीय दौरे पर इसी सप्ताह शनिवार को पहुंचे हैं। ओवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिले में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करेंगे। AIMMI के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आज तक से बताया कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल में पदयात्रा करने के साथ साथ और अमौर और किशनगंज में जनसभा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सीमांचल के विकास एजेंडों को लेकर भले ही ओवैसी सियासी मकसद भी छिपा हुआ है। ओवैसी पदयात्रा पर उतर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका सियासी मकसद भी छिपा हुआ है। बिहार में सियासी बदलाव और AIMIM के 5 में से 4 विधायक RJD में जाने के बाद ओवैसी के लिए सूबे में अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने की चुनौती मिली थी। तो क्या चुनौती मिली थी? ऐसे में ओवैसी का बिहार में सारा सियासी दरोमदार मुस्लिम बाहुल सीमांचल पर ही टिका है, जिसे बचाए रखने के लिए उतर रहे हैं। बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMMIM। सीमांचल के किशनगंज और अटरिया शामिल प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी। बिहार की राजनीति सूचना। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMMIM ने 13 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनकी पार्टी अब सीमांचल के 2 जिले किशनगंज और अररिया सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पूर्णिया और पूर्णिया कटिहार में वे अपने प्रत्याशियों
प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। यह जानकारी AIM-MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए किया। लोकसभा इलेक्शन AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर भरोसा उतारेंगे। पिछली बार से ज्यादा प्रत्याशी। लोकसभा इलेक्शन 2024 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM बिहार और झारखंड में अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में ओवैसी इन दिनों बिहार का दौरा कर रहे हैं। झारखंड न्यूज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम AIM आगामी आम चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अधिक उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि AIM वर्ष 2024 को लोकसभा चुनाव में झारखंड में 2 या 3 सीट पर उम्मीदवार उतारने की भी योजना बना रही है। ओवैसी ने यह संवाददाताओं से कहा, हम आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र से अधिक संसदीय सीट पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने इस क्षेत्र में केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ा था और वो किशनगंज सीट थी। उन्होंने कहा, इस बार किशनगंज के अलावा हम 3 और सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। अंतिम निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा, ओवैसी ने कहा। इसके अलावा झारखंड के पार्टी नेताओं की प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। हम 2024 लोकसभा चुनाव में आदिवासी राज्य की 2 से 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। दौरा बिहार का ओवैसी का। AIM प्रमुख बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर, जिसे मुसलमान बाहुल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, सीमांचल क्षेत्र में भी जाना जाता है। सीमांचल क्षेत्र में बिहार के 4 उत्तर पूर्वी जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार आते हैं। किशनगंज में प्रस्तावित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के परिसर के बारे में ओवैसी ने कहा, किशनगंज में AMU परिसर अब काम नहीं कर रहा है। इसके लिए BJP के नेतृत्व वाली बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार दोनों मामलों को गंभीरता से ले तो किशनगंज के AMU परिसर के निर्माण की राह में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज। JMM MLA का गुस्सा भी फूटा। तो क्या गुस्सा फूटा, तो जो है गुस्सा किस तरह का था, तो हम जो है इसके बारे में भी आपके लिए दर्शकों बताने जा रहे हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज। JMM MLA का गुस्सा भी फूटा। बिहार के लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इनमें से 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल में आती हैं, जो मुस्लिम बाहुल हैं। भागलपुर और बांका अंग क्षेत्र की सीटों पर इन सीटों पर हवा का रुख किधर है, कौन मजबूत स्थिति में है, कौन किस पर क्यों भारी है, ये जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने 5 सीटों पर आम लोगों, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की। इस बातचीत पर इन 5 सीटों का माहौल समझने की कोशिश की गई। इन 5 सीटों में से NDA 1 और इंडिया ब्लॉक 3 कांग्रेस, 2 RJD सीट और 1 सीटों पर जो है मजबूत दिख रहा है। भागलपुर में JDU तो किशनगंज से कांग्रेस के सांसद
रिपीट होने की संभावना है। बांका और कटिहार में बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा रोचक मामला पूर्णिया सीट पर है। यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी पर निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं। बता दें 2019 के चुनाव में 5 सीटों से एक कांग्रेस किशनगंज सीट जीती थी, जबकि चारों सीटों पर एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी जीते थे। एक किशनगंज सीट 68% मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा में कांग्रेस सब पर भारी है। इस बार किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस यहां पर भारी पड़ रही है। 68% मुस्लिम आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सीटिंग सांसद जावेद आजाद जेडीयू से मास्टर मुजाहिद और एआईएम के अख्तरुल ईमान के बीच है। तीनों यही जो है साबित करने में जुटे हैं कि मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में जो यहाँ मुस्लिमों का साथ देगा उसकी जीत तय है। किशनगंज की गलियों में घूमने के बाद ये मालूम होता है कि 3 मजबूत दावेदार भले मैदान में ना हो, लेकिन मुख्य मुकाबला एआईएम और कांग्रेस के बीच ही है। जेडीयू के कैंडिडेट को भाजपा और सपोर्ट होने से काफी नुकसान हुआ दिख रहा है। एक्सपर्ट, व्यापारी और आम लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि जीत हार का अंतर भले कम हो, लेकिन कांग्रेस यहां से जीत का चौका लगा सकती है। इसके 4 कारण हैं। किशनगंज में कांग्रेस कैंडिडेट वोट का मिल रहा लाभ। बिहार के अन्य इलाकों में घूमने पर लोग मोदी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के फिजा से मोदी लगभग पूरी तरह गायब हैं। यहाँ लोग मोदी को हटाने और राहुल को पीएम बनाने की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का कैंडिडेट वोट। 50 साल के ऊपर के लोग कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी नहीं होते हैं। किशनगंज में चुनाव का मुद्दा पूछने पर 55 वर्षीय जमालुद्दीन कहते हैं कि राहुल गांधी का मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंच रहा है, इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। बहादुरगंज के इस्लामुद्दीन कहते हैं कि मुद्दा क्या है, हम लोग कांग्रेस को वोट देते आए हैं और देते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को ही वोट हमने दिया है पहले से भी, तो अभी भी हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो आज़ादी के बाद बहादुरगंज के इस्लामुद्दीन कहते हैं मुद्दा क्या, हम लोग कांग्रेस को वोट देते हैं और देते रहेंगे। तो आज़ादी के बाद से देश में कांग्रेस संभाल रही है, इसलिए तो वोट उसे ही देंगे ना। कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों के पास एक ही तर्क है कि वे कांग्रेस को देते आए हैं इसलिए देंगे। ऐसे ही वोटर्स किशनगंज में कांग्रेस की ताकत है। हिंदू वोटर्स भी कांग्रेस को मिल रहा है सपोर्ट। किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में हमारी मुलाकात कामदेव यादव से हुई। वे कहते हैं कांग्रेस फाइनल है, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट हैं तो उनका क्या ही होगा। जबकि किशनगंज के व्यापारी का मानना है कि कांग्रेस के होने से यहाँ शांति रहेगी। बीजेपी के पास इतना समर्थन नहीं कि वे जीत पाए। किशनगंज में 50 साल से कपड़े का कारोबार करने वाले कन्हैया लाल शर्मा कहते हैं कि यहाँ केवल कांग्रेस ही मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ 80 वर्सेज 20 की लड़ाई है। इसके आगे आप खुद समझ लीजिए। बाजार के लगभग व्यापारी इसी तरह की ही बात करते हुए मिलते हैं। आंकड़ों में अख्तरुल मजबूत भरोसे में पिछड़ रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एआईएम के कैंडिडेट और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की है। बहादुरगंज के मोहम्मद हबीब कहते हैं एआईएम भी ठीक है, पिछली बार इसके 5 विधायक जीते थे, इनमें 4 राजद शामिल हो गए, एक अख्तरुल ईमान बचे हैं। वे भी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं इनका क्या होता है। लोग बदलाव की भी बात करते मिलते हैं, लेकिन एआईएम पर खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो 2019 के लगभग चुनाव में भी अख्तरुल ईमान किशनगंज से लड़े थे, लेकिन विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस के जावेद आजाद
को मात्र 72,000 कम वोट मिले थे। 26.8% वोट के साथ अख्तरुल तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इसके बाद 2020 में विधानसभा चुनाव में किशनगंज में 6 सीटों में और चार पार्टियों का कब्जा जमा था। हालांकि बाद में एक और अख्तरुल को छोड़ सभी राजद में शामिल हो गए थे। यही कारण है कि जनता इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही है। मुजाहिद की छवि अच्छी, लेकिन भाजपा के नुकसान। जदयू के मास्टर मुजाहिद 2 बार किशनगंज कोचा धामन विधानसभा को विधायक रह चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तो अख्तरुल ईमान को हराकर ही वे विधानसभा पहुंचे थे। इस बार दोनों लोकसभा चुनाव में आमने सामने कोचा धामन में इनकी छवि एक सरल और मददगार नेता की है। मोदी के नाम पर हिंदू आबादी इन्हें वोट भी कर रही है, लेकिन मुस्लिम बाहुल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कारण इन्हें नुकसान भी हो रहा है। किशनगंज किसका ये कत्ल की रात है। देखिए इलेक्शन, देखिए क्या है, इलेक्शन वाली रात को कत्ल की रात माना जा रहा है। रात को तय होता है चुनाव के दौरान। किशनगंज में एक शब्द जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है कत्ल की रात। लोग कहते हैं कि किशनगंज किसका होगा, ये चुनाव से पहले की रात तय होता है। हर इलाके में चुनाव से पहले एक सभा की जाती है। यहाँ आपसी सहमति से तय किया जाता है कि मुस्लिम इस बार किस पार्टी के उम्मीदवार को जिता रहे हैं और क्यों जिता रहे हैं। तो इसी के आधार पर सभी मुस्लिम वोट करते हैं कि हालांकि कोई ऑन कैमरा इस बात को बोलने के लिए राजी नहीं हुए। दूसरा जो है पूर्णिया सीट, त्रिकोणीय मुकाबला पप्पू यादव ज़्यादा मजबूत। पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। वह 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा के टिकट पर यहीं से सांसद रहे। इस चुनाव में भी वो जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पर भारी पड़ रहे हैं। इनकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहला, लालू का यहाँ से अहम बाई समीकरण आरजेडी से ज्यादा पप्पू यादव के साथ। दूसरा, पप्पू यादव यहाँ से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कई कार्यक्रम पूर्णिया में किए, जबकि टिकट मिलने के बाद जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवार सक्रिय हुए। तीसरा, पप्पू यादव के साथ सिंपैथी वोट का होना। कांग्रेस में शामिल होने के बाद लालू की वजह से टिकट न मिल पाना उनकी एक और वजह मिल पाना। इसको पप्पू यादव खूब बना रहे हैं। तो बताने में लगे कि लालू अपने परिवार के अलावा दूसरे यादव की भी नहीं सोचते। पूर्णिया के दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ मनोहर कुमार कहते हैं कि पूर्णिया में जो है माई का समीकरण शुरू से ही अपना समीकरण शुरू से ही आरजेडी के साथ रहा है। 4,87,000 मुस्लिम और 1,87,000 यादव वोटर हैं। बाकी 12 लाख वोटर्स में अति पिछड़ा वैश्य जैसी जातियां और पप्पू यादव बीमा भारती दोनों को वोट बैंक जो है समीकरण है। पप्पू यादव के साथ एडवांटेज के टिकट न मिलने की वजह से लोगों में उनके प्रति सहानुभूति के साथ आक्रोश भी है, लेकिन वो वोट में कितना जो है क्या रुझान करते हैं। तो आइए हम इस खबर से भी आप सभी के लिए अवगत कराते चले। तब्दील हो गया है, ये आने वाला समय बताएगा। और आरजेडी अपने वोट बैंक को संभालने और पप्पू यादव को हराने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। पूर्णिया में 2 दिन से खुद तेजस्वी यादव कैंप किए हुए हैं। आरजेडी के 40 विधायक मोर्चा को संभाले हुए हैं। तेजस्वी को सभाओं में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आप तेजस्वी के इस भाषण में अंदाजा लगा जा सकता है। आप लोग किसी धोखे में नहीं आइए। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है।
या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को वोट दीजिए, वोट करिए, और अगर इंडिया को नहीं चुन सकते, बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते, तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। साफ बताते हैं। तीसरे नंबर पर कटिहार में कांटे की टक्कर, जाति धर्म का समीकरण, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। एनडीए के यहाँ से जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी को इंडिया ब्लॉक से 5 बार सांसद रहे तारिक अनवर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक एनडीए राम मंदिर, एनआरसी, सीए, ट्रिपल तलाक और जो है धारा 370 लीड करना चाहती है। वो वोटों को ध्रुवीकरण को लेकर सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रही है। इसके जवाब में इंडिया ब्लॉक का हर वर्ग एकजुट है होकर मुस्लिम और यादव वोटों को सहेजने में जुटा है। ये दोनों जो है दलों के कैंडिडेट के बीच टक्कर कांटे की है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी की लहर थी, तब एनडीए से जेडीयू कैंडिडेट दुलाल चंद्र गोस्वामी महज 57,000 वोटों से जीते दर्ज करा पाए थे। मुस्लिम, यादव और निषाद वोटों की वजह से कांग्रेस तारिक अनवर भारी पड़ रहे हैं। चुनाव के ऐन वक्त पर वीआईपी के मुकेश सहनी के आने की वजह से कटिहार में 2.5 लाख निषाद वोट एक बड़ा हिस्सा तारिक की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट लव कुमार मिश्रा बताते हैं, कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 आते हैं। सीमांचल का ये एक महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ 41% वोटर मुस्लिम और 12% यादव। यदि लालू यादव पूरी निष्ठा से कांग्रेस के तारिक अनवर की मदद कर देते हैं, वे बीजेपी से जेडीयू में गए दुलाल चंद्र गोस्वामी के पराजित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड इसलिए ही होता है जिसे एनडीए को फायदा मिल जाए। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जिसका लाभ एनडीए के कैंडिडेट दुलाल चंद्र गोस्वामी को मिल सकता है। अब लालू की ताकत पर तारिक अनवर की जीत का पूरा ग्राफ डिपेंड है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ मुकाबला कांटे वाला है। तारिक अनवर ही एम वाई समीकरण पर काम कर रहे हैं। वो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में साल 1980, 1984, 1996 और 1998 में लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। इसमें से उनकी पकड़ भी क्षेत्र में कम नहीं। दुलाल चंद्र गोस्वामी को 2019 में मोदी लहर का भी फायदा मिला था। अब 2024 में दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने की कड़ी टक्कर में हैं। अगर पॉलिटिकल मजबूती की बात करें तो कटिहार के 6 विधानसभा सीटों पर कदवा और मनिहारी पर कांग्रेस विधायक हैं। बलरामपुर विधानसभा सीट जो है भाकपा माले के पास, वहीं बरारी में जेडीयू के विधायक एनडीए मोदी के चेहरे के साथ सीएम नीतीश कुमार के नाम पर अत्यंत पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के वोटों के साधने की कोशिश की है। एक्सपर्ट बालाजी मिश्रा मानते हैं कि कटिहार लोकसभा सीट काफी समय से कांग्रेस के कब्जे में रही है। इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है, क्योंकि दुलाल चंद्र गोस्वामी से वोटर्स नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में मोदी के चेहरे वाला फैक्टर ही अधिक काम आएगा। एनडीए को भी पता है कि कटिहार में हिंदू और पिछड़ी कार्ड से चुनाव में लड़ाई आसान होगी, इसलिए इस फैक्टर पर पूरी तरह लगी। मोदी और शाह के साथ नीतीश की भी सभा बाद चुनावी हवा का रुख कुछ बदला भी है। 4 भागलपुर सीट पहली बार अजय को चुनौती फिर भी जाती। मोदी फैक्टर का भारी मिल्क सिटी में जेडीयू के सांसद अजय मंडल और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा के बीच भिड़ंत है। अजय मंडल की जाति गंगोता और वोट बैंक उनकी ताकत है। दूसरा फैक्टर मोदी है, जिसकी वजह से दूसरी पिछड़ी जाति का उन्हें सपोर्ट है। यही वजह है कि वो बढ़त बनाए हुए हैं। अजीत शर्मा भूमिहार
जाति से आते हैं और उनकी ताकत जो है वो लोग ही हैं जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं। उनकी उनकी जाति के वोट बैंक ज्यादा लालू प्रसाद जाति यादव और मुसलमान का वोट बैंक भागलपुर वैश्यों और दलितों का वोट है डिसाइड करेगा जेडीयू के अजय मंडल से सांसद बनेंगे या कांग्रेस अजीत शर्मा गठबंधन इंडिया का झंडा लहराएंगे। जयपुर से बीजेपी विधायक शैलेश मंडल और गोपाल मंडल पर भी सभी नजर में है कि कितना वोट अजय मंडल को दिलवा पाते हैं। अजय मंडल के बारे में ज्यादा निगेटिव है। हम लोग शिकायत करते हैं कि एमपी बनने के बाद झांकने नहीं आए, लेकिन जो मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने वाले लोग हैं अंतिम समय में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल को ही वोट कर पाएंगे। वे लालू प्रसाद या कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे। ऐसे लोग बहसों में सर्वाधिक हैं। ऐसे लोग बहसों में सर्वाधिक नजर आते हैं। प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक योगेंद्र कहते हैं कि भागलपुर में टक्कर जबरदस्त। अजीत शर्मा बीजेपी से भूमिहार में वोट अपनी तरफ से ले रहे हैं। मुसलमान और यादवों का वोट भी शर्मा को ही मिल रहा है। अजय मंडल के साथ बीजेपी जेडीयू का वोट, लेकिन पिछली बार की तरह अजय मंडल के लिए जीत आसान नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज तक सामने नहीं आ पा रहा है। भागलपुर के वर्षों के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई स्रोत उनमें दमदार उम्मीदवार मैदान में है और ताकतवर स्थिति में, लेकिन ये पूरा इलाका ओबीसी वोट बैंक का है। कांग्रेस भूमिहार को टिकट कुछ खास कारणों से दिया है। पहली बात ही अजीत शर्मा धर्म बल से मजबूत। दूसरी बात अजीत शर्मा को महागठबंधन की वजह से यादवों और मुसलमानों का बड़ा वोट मिल जाएगा। राहुल ने भी इस सीट पर अहमियत को समझा और तेजस्वी के साथ भागलपुर सभा को संबोधित किया। अजीत शर्मा अपनी बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा के साथ रोड शो भी कर रही हैं। इसका असर भी पड़ रहा है। अंग क्षेत्र नीतीश कुमार फैक्टर नहीं देखते, जबकि इन्होंने बिहार में विकास को लेकर काफी काम किया है। नौकरी के सवाल पर लोग तेजस्वी के नाम की चर्चा करते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी की इन सब पर जाति भारी। अजीत शर्मा मन से चुनाव लड़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर काफी खींचातानी के बावजूद वे अपना टिकट ले आए। कांग्रेस में खींचातानी के बाद भी वो अपना टिकट ले आए। तो टिकट लेके आए तो आगे जाइए, हम आगे की जानकारी और भी दर्शकों आप सभी को कराते चले। 5वें नंबर बांका सीट पर इस बार कांटे की टक्कर। मौजूदा सांसद रणदेखी से जयप्रकाश को फायदा। बांका चुनावी लड़ाई की वाणी की जाति के हिसाब से टक्कर एक यादव की दूसरे यादव से चुनाव में एक तरफ जदयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव तो जो वर्तमान सांसद भी है, दूसरी तरफ से राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव। ये बांका के पूर्व सांसद 2014 में चुनाव जीते थे। बात है हवा के रुख की, तो बांका के अलग अलग इलाकों की जनता राजनीति जानकर के दावे हिसाब से वर्तमान समय में राजद के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव रेस में आगे। अभी हवा का रुख इनकी ओर ही है। तो हवा का रुख इनकी ओर ही है। तो किस तरह की हवा है? बांका संसदीय क्षेत्र कुल वोटर्स की संख्या 15 लाख के करीब है। यहाँ यादवों की संख्या सबसे अधिक है, करीब 3 लाख यादव वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर करीब 2,80,000 वोटर्स, 7 सुरर, जबकि तीसरे नंबर पर 2.5 लाख वोटर्स हैं, 7 मुसलमान। फिर वैश्य वोटर्स की संख्या 1,80,000, 1,80,000। उनके बाद कुशवा संख्या 1,30,000, कुर्मी धानुक मिलकर 1,30,000 वोटर्स है। ये दलित और महादलित वोटर्स की संख्या में 1,25,000, इसमें 60,000 पासवान तो 65,000 वोटर्स आदिवासी। बांका में गांधी चौक पुल के बढ़ने और दाहिने तरफ राजेंद्र रजक की ड्राई क्लीन की दुकान है। भास्कर टीम ने जो है जब खोज करी तो जब इनसे पूछा बांका वर्तमान राजनीतिक माहौल क्या है, जनता किसे वोट करेगी, तो इस पर बेबाक तरीके से राजेंद्र रजक कहते हैं कि जो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं दिया जाएगा। बांका टाउन के या इसके आसपास के इलाके में 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। सांसद गिरधारी यादव कोई काम नहीं करके नहीं दिखाया। इस कारण राजद के जयप्रकाश नारायण को पलड़ा भारी पड़ रहा है। तो क्या पलड़ा भारी पड़ रहा है? तो आइए हम और भी इससे जानकारी लेते हैं। बांका की राजनीति को जानने वाले विदर्शक कहते हैं कि जैसे बांका की जनता
के मूड में साफ पता चल जाता है। राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव अभी तक बढ़त बनाए हैं। हालांकि चुनाव के आखिरी वक्त में यहाँ करवट बदल भी जाता है। सवाल है कि जयप्रकाश यादव पक्ष में जनता का मूड क्यों है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, वर्तमान सांसद गिरिराज यादव को लेकर मतदाताओं में आक्रोश। पिछले चुनाव में लोगों को एनडीए को इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि नरेंद्र मोदी और बांका विकास होगा, लेकिन जनता के विश्वास का सांसद उतार नहीं पाए। केंद्र में भी जनता उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी, तो किस तरीके से खड़ी उतरेगी, तो आइए हम और भी इस खबर से आप 5 साल पहले जिस जगह पर बांका था वहां से आगे विकास होने की जगह संसदीय क्षेत्र और पिछड़ा ही गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर से बांका की कुछ ही जनता प्रभावित है, जबकि बड़े स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। पिछले चुनाव में बड़ा था जीत हार का अंतर। 2019 में लोकसभा चुनाव में बांका में कुल 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। उस पर भी गिरधारी जयप्रकाश और बीच की मुकाबला था। पिछले चुनाव में 9,89,118 वोट पड़े थे। जदयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव को 4,77,788 वोट मिले थे और चुनाव वो जीत गए थे। इसके बाद जबकि राजद के जयप्रकाश यादव को 2,77,256 वोट ही मिले थे। इन दोनों के बीच हार जीत का अंतर 2,05,52 वोटों का था, जो एक बड़ा अंतर था। वहीं बाकी के 18 उम्मीदवार जमानत जब्त हो गई। तो जैसा कि एक इस लंबी खबर के जो है बीच में हमने जो है सब कुछ जो है सही ढंग से और सही तरीके से समझाया। दर्शकों, आप सभी के लिए खबर जो है दिखाने का प्रयास करा, बताने का प्रयास करा। तो खबर कैसी लगी तो एक आगाज करके जाइएगा। इससे एक हमारी हौसला अफजाई और सहानुभूति प्राप्त होती है। दर्शकों, जो है अगर आप सभी के लिए जो है खबर अच्छी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन वाला बटन ऑल करना ना भूलें। दर्शकों, खबर दिखाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, जो है नेक्स्ट खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।